हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान IQ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान IQ पर। और आज हम करेंगे अपने नेक्स्ट CDP MCQ सीरीज जो आपके मैं चला रही हूँ 10-10 क्वेश्चंस की। काफी अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे, आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो साथ साथ आंसर कीजिए। 10 क्वेश्चन है और 10-12 मिनट की ही वीडियो होगी, ज्यादा लंबी नहीं होगी, तो प्लीज साथ साथ आंसर करने की कोशिश कीजिए। एक और चीज, दिस इज अ रिकॉर्डेड क्लास है। आई मीन मैंने पहले रिकॉर्ड कर ली होगी, बट आप लोगों के सामने एज लाइव प्रेजेंट हो रही होगी। ये प्रीमियर है, ओके। तो मैं इसमें लाइव नहीं होती हूँ, मैं ये एक्चुअली एक रिकॉर्डेड क्लास होती है। बस ये है कि आपके सामने जैसे लाइव में चलता है ना, आप बैक जा सकते हैं, बट आगे अपने आप नहीं बढ़ सकते, तो इस तरह से चलेगा। तो आपके लिए बेटर हो जाता है ये चीज ना, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट होता है और आपके लिए बेटर होता है क्वेश्चंस करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन इज, स्टूडेंट्स हु आस्क क्वेश्चंस इन द क्लास शुड बी, मतलब कक्षा में जो बच्चे बहुत ज्यादा प्रश्न पूछते हैं उन बच्चों के लिए क्या होना चाहिए, ये आपको बताना है। पहला है, कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए उनको कि भैया बहुत क्वेश्चन पूछते हो तो चलिए कक्षा के बाद मिलना। सेकंड है कि कक्षा में चर्चा में भाग लेने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाए कि भाई जितने भी डिस्कशंस होते हैं उन बच्चों को हम शामिल करें जो बार बार क्वेश्चंस पूछते हैं। एनकरेज टू कंटिन्यू आस्किंग क्वेश्चंस, या फिर उन बच्चों से प्रश्न पूछना जारी रखने के लिए उनको प्रोत्साहित करना। ऐसा ना हो कि आपके टोकने पर या कुछ कहने पर चुप हो जाए, तो आप उनको प्रोत्साहित करेंगे कि जी प्रश्न पूछिए आप बार बार। या फिर स्वतंत्र रूप से उत्तर खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, या फिर आपको कहा जाए कि आप इतने क्वेश्चन पूछ रहे हो तो आंसर भी अपने आप करो, है ना। तो बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एनकरेज टू कंटिन्यू आस्क क्वेश्चंस। देखो हमने सुना ना कि बच्चों की जो एज होती है वो क्वेश्चनिंग एज होती है बेसिकली। और जब आप पढ़ाते हैं, भले आप किसी भी सब्जेक्ट के टीचर हैं, अगर आप पढ़ाते हैं और आपके बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, दैट मीन्स दे आर इन्वॉल्व इन दैट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कि वो उसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं और यस वो ध्यान दे रहे हैं। सवाल उन्हीं के दिमाग में आएगा जो ध्यान लगाकर पूछेंगे, मतलब कुछ जो क्यूरियोसिटी है बच्चों के मन में तभी जगेगी जब ध्यान से पढ़ रहे होंगे, है ना। तो हमें उनको एनकरेज करना चाहिए कि वो कोशिश करते रहे क्वेश्चन पूछने की, ताकि उनकी जो क्यूरियोसिटी होती है या फिर उनका जो इनोवेटिव माइंड होता है वो धीरे धीरे डेवलप होता रहे। ऐसे ही मतलब वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके डाउट्स क्लियर होते जाएंगे और साथ ही साथ उनके कंसेप्ट पे क्लियर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, हु डेवलप द इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम इन एजुकेशन फॉर इंक्रीजिंग द टीचर इफेक्टिवनेस। तो शिक्षक प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए शिक्षा में अंत्य क्रिया विश्लेषण श्रेणी प्रणाली का विकास किसने किया था। तो बेसिकली आपको बताना है कि डेवलप किसने किया था। जो इंटरैक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम है ये किसने डेवलप किया था एजुकेशन में। सो फर्स्ट ऑप्शन है फ्लैंडर, सेकंड है रेयन, फिर नेक्स्ट है एमिडोन साइमन, उसके बाद रिचर्ड ओवर। तो बताइए, दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर यू। तो देखिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन फ्लैंडर। तो फ्लैंडर ने दिया था। बेसिकली एक जाल की तरह सिस्टम है। मान लीजिए टीचर है और टीचर क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, है ना। तो ये बेसिकली क्या है, इंटरेक्शन सबके बीच होगा, है ना। टीचर टू स्टूडेंट्स भी होगा, स्टूडेंट टू स्टूडेंट भी होगा, फिर टीचर का भी हर स्टूडेंट के साथ भी होगा, ठीक है। बच्चों का भी आपस में इंटरेक्शन होता है। और एक्चुअली कहना इनका ये था कि इस पूरे प्रोसेस में जो है टीचर जो है वो इन्फ्लुएंस करता है बच्चों को, बच्चे एक दूसरे को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, ओके। तो यानी कि ये टीचर बच्चों को इन्फ्लुएंस करता है, बच्चे इन टीचर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं और स्टूडेंट्स आपस में एक दूसरे को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे क्योंकि इसके लिए अलग टॉपिक ले लेंगे एक बार। तो चलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग। तो कौन सा इनमें से लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग नहीं है, यानी कि शिक्षण अधिगम का इनमें से कौन सा स्तर नहीं है, ये बताना है आपको। डिफरेंशिएशन लेवल, मेमोरी लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो बताइए क्या होगा करेक्ट ऑप्शन। सो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ये लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग का कोई लेवल नहीं है। बेसिकली आपके 3 लेवल ये होते हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड देन रिफ्लेक्टिव लेवल। तो ये 3 लेवल है जो टीचिंग के हैं, बट डिफरेंशिएशन लेवल इज नॉट अ लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट है, NUEPA मेनली कंसर्न विद एजुकेशनल व्हाट। तो ये जो NUEPA है, जो इसकी फुल फॉर्म अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आपको जान लेना जरूरी है कि इसकी फुल फॉर्म होती क्या है। देखिए जो आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स होती हैं, जितने भी इनके इंस्टीट्यूट्स होते हैं प्लानिंग के लिए, इवैल्यूएशन के लिए, सुपरविजन के लिए, जो भी होते हैं, इनको आपको इनकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। तो जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, साथ ही साथ इनकी फुल फॉर्म के अलावा इनकी स्थापना कब हुई थी, ये एक्चुअली में रिलेटेड किस चीज से है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो NUEPA की फुल फॉर्म क्या होगी, चलिए मैं बता देती हूँ अभी, क्योंकि मैं ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ रही हूँ। तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो भाई फुल फॉर्म से ही हमें पता चल जाता है कि ये बेसिकली किससे कंसर्न है, ये आपकी प्लानिंग से कंसर्न है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, ओके। ये आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की साइट खोलेंगे तो वहां पर भी आपको ये मिल जाएगा इसके बारे में। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
टीम टीचिंग हैज द पोटेंशियल टू डेवलप। जो टीम टीचिंग की जाती है वो बेसिकली किस लिए की जाती है? जब शिक्षक जो है बेसिकली टीम में पढ़ाते हैं, हो सकता है कि आप लोगों के सामने भी टीम टीचिंग हो, या फिर आपने अपने टीचिंग जो कोर्स किया है, आपने चाहे बीएड किया है, चाहे आपने डाइट की है, तो आपने टीम टीचिंग जरूर की होगी, आई होप सो। तो वो उसमें क्या पोटेंशियल होता है, उसमें क्या विकसित करने की कोशिश की जाती है, किस चीज की क्षमता को उभारने की कोशिश वहां पर की जाती है? तो पहला द हैबिट ऑफ सप्लीमेंटिंग द टीचिंग ऑफ ईच अदर। एक दूसरे की शिक्षा को पूरक करने की आदत। आई मीन दिस इज लाइक हैबिट नहीं, मतलब एक तरह से ये क्या है, एक दूसरे की टीचिंग को सप्लीमेंट करना, उसको पूरक के रूप में काम करना एक तरह से। या फिर इससे जो है प्रतिस्पर्धा की भावना आती है, कंपटीशन की स्पिरिट आती है। हाईलाइटिंग द गैप्स इन ईच अदर्स टीचिंग, या फिर एक दूसरे की जो टीचिंग में जो गैप्स आ गए हैं उनको हाईलाइट करना, या फिर कोऑपरेशन, या फिर इसमें सहयोग करना होता है। तो बताइए क्या होगा? तो देखिए, पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि टीम टीचिंग अपने आप में एक इनोवेटिव मेथड है। ये नहीं है कि बहुत ट्रेडिशनली चला आ रहा था, बट ये बहुत ही इनोवेटिव मेथड के रूप में है। बेसिकली यहाँ पर क्या किया जाता है कि 2 या 2 से अधिक टीचर जो है पर्टिकुलर चीज को पढ़ाने के लिए, या पर्टिकुलर कोर्स को कराने के लिए, पर्टिकुलर चैप्टर को कराने के लिए एक साथ जुड़ते हैं, ताकि उसको और अच्छे से जो है बच्चों को सिखाया जा सके, है ना। तो यहाँ पर जो है आंसर आएगा द हैबिट ऑफ सप्लीमेंटिंग द टीचिंग ऑफ ईच अदर। एक दूसरे की टीचिंग को आप सप्लीमेंट कर रहे हैं, यहाँ पर ये हैबिट आप डेवलप कर रहे हैं कि आप एक दूसरे की टीचिंग को सप्लीमेंट करेंगे। एक मतलब जहां पर आपको लगता है कि हम सब मिलकर एक बेटर वो बना सकते हैं, बच्चों के लिए लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वहां पर आप ये करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पे जो इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है डी में, डी ऑप्शन जो है आप में कंफ्यूजन हो सकता है इसमें। मिनट, यस, कॉपरेशन में हो सकता है, लेकिन कॉपरेशन इज जस्ट अ स्मॉल वर्ड, है ना। यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे तो बहुत छोटे से उसमें इसको समटा दिया गया है, लेकिन यहाँ पर ए जो है वो ज्यादा बेटर इसका ऑप्शन लग रहा है। ऑब्वियसली सहयोग तो होगा ही होगा, साथ में साथ एक सप्लीमेंट करना है एक दूसरे की टीचिंग को, इसका भी एक उदाहरण होता है टीम टीचिंग। नेक्स्ट है लेक्चर एज ए टीचिंग मेथड कैन बी मोर इफेक्टिव इफ ए टीचर। लेक्चर जो है यानी कि शिक्षण पद्धति के रूप में व्याख्यान अधिक प्रभावी हो सकता है यदि एक शिक्षक क्या करे? डिक्टेट फ्रॉम नोट्स इनसाइड द क्लासरूम, टीचर अपने नोट्स लेके जाए, है ना, और उनको डिक्टेट कर दे। गॉसिप विद द स्टूडेंट्स, अपने स्टूडेंट्स के साथ गॉसिप करे, बातचीत करे। गिव द इंटरेस्टिंग एग्जांपल रिलेटेड टू द टॉपिक, विषय से संबंधित दिलचस्प उदाहरण दे बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं। मान लीजिए कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, सपोज फोटोसिंथेसिस पर ही लेक्चर चल रहा है, तो उस पर आप एग्जाम्पल्स अच्छे से बता दें। ऑल ऑफ द अबव या फिर सभी होंगे। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? देखो, मान लो मैं डेमोक्रेसी पढ़ा रही हूँ क्लास में, है ना, मान लीजिए मैं डेमोक्रेसी पढ़ा रही हूँ, लेकिन लोकतंत्र के बारे में पढ़ा रही हूँ। एक वो होता है कि जस्ट आप लेक्चर दिए जाओ और डेमोक्रेसी में ये होता है, ये इसके पिलर्स होते हैं, इसको इसने बोला था, इसने ऐसा बोला था। और एक होता है मैं कहूँ कि नहीं चलो क्लास में देखते हैं क्लास में कैसे डेमोक्रेसी है, तो मान लीजिए हमें मॉनिटर चुनना है तो हम ये कर सकते हैं। तो जब मैं कहूँ कि मुझे मॉनिटर चुनना है तो मैं पहले तो उन 2-3 बच्चों के नाम निकालूंगी जो सारी क्लास चाहती है कि इनमें से जो है मॉनिटर की क्लास जो है मॉनिटर डिसाइड हो, वो 2-3 बच्चों के नाम में सेलेक्ट करूंगी। उसके बाद मैं वोटिंग करवा सकती हूँ आपसे, है ना, आप लोग वोट कर सकते हैं कि आप किसको मॉनिटर बनाना चाहते हैं। तो ये मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, इससे चीजें और इंटरेस्टिंग होती है, और अगर वो एग्जांपल रियल लाइफ से रिलेटेड हो तो वो ज्यादा बेटर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। गिव द इंटरेस्टिंग एग्जांपल रिलेटेड टू द टॉपिक। नेक्स्ट है फॉर फॉर्मुलेटिंग द करिकुलम विच फैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपको करिकुलम बनाना है, करिकुलम का निर्माण करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? टीचर्स एबिलिटी, शिक्षकों की क्षमता, चिल्ड्रंस कैपेबिलिटीज एंड नीड्स, बच्चों की क्या क्षमताएं और जरूरतें हैं, नेशनल आइडियोलॉजी उस टाइम पे क्या चल रही है, राष्ट्रीय विचारधारा, या फिर वहां के सामाजिक और सांस्कृतिक विचार कैसे हैं। तो बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? देखिए, अगर जब भी हम करिकुलम बनाते हैं तो आपने जब एनसीएफ पढ़ा होगा, एनसीएफ में बार बार लिखा है कि स्टूडेंट जो है हमारा एक सेंटर है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, और हमें स्टूडेंट सेंटर्ड पेडागोजी की तरफ मूव करना है फ्रॉम टीचर सेंटर्ड एंड सिस्टम सेंटर्ड पेडागोजी। तो ये हम कह सकते हैं कि बच्चे की कैपेबिलिटीज और क्षमताओं और उनकी जरूरतों का पता हमें होना चाहिए, ताकि हम उसके बेस पर करिकुलम को डिजाइन कर सके। अगर बच्चे की जरूरत ये है कि उसको रियल लाइफ एक्सपीरियंस देना जरूरी है, तो हमें वो करना होगा। वो हम सब कुछ किससे तय करते हैं? बेसिकली जो हमारा करिकुलम है वो डिपेंडेंट होता है बच्चों की क्षमताएं क्या है, उनकी जरूरतें क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एन अप्रोप्रिएट टू मोटिवेशन एज ए प्रोसेस। मोटिवेशन एक प्रोसेस की तरह जो होता है, इसके बारे में कौन सी जो स्टेटमेंट है वो अप्रोप्रिएट नहीं है। मतलब मोटिवेशन के बारे में कि भाई मोटिवेशन एक प्रक्रिया है, तो उसके बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो एक तरह से वो अप्रोप्रिएटिव नहीं है, ठीक नहीं लग रही है आपको मोटिवेशन के बारे में।
यह एक अप्रिय स्थिति से दूर रहता है, मतलब अनप्लीजेंट सिचुएशन से दूर रहना सिखाता है बेसिकली। इट सेटिस्फाई द पर्सन बायोलॉजिकल नीड्स, जो भी पर्सन है, इंसान है, उसके बायोलॉजिकल नीड्स को पूरा करता है। इट हेल्प्स इन अचीविंग ए साइकोलॉजिकल एम्बिशन, आपने अगर कोई भी महत्वाकांक्षा है आपके अंदर मनोवैज्ञानिक, उसको प्राप्त करने में मदद करता है। इट कॉजेज ए पर्सन टू मूव टुवर्ड्स अ गोल, या फिर किसी इंसान को पुश करता है कि अपने गोल को प्राप्त करे। देखो मोटिवेशन सिर्फ एक लाइन में समझने में नहीं आता है, बेसिकली आप क्यों प्रेरित रहते हैं किसी चीज को करने के लिए। कई बार आप एक्सटर्नली मोटिवेटेड होते हैं, कई बार इंटरनली मोटिवेटेड होते हैं, यानी कई बार आप आंतरिक रूप से मोटिवेटेड होते हैं और कई बार आप बाहरी रूप से मोटिवेटेड होते हैं। तो मोटिवेशन के बहुत सारे मायने हैं। तो पहली चीज तो ये कि एक इंसान को अपने गोल की तरफ ले जाने में हेल्प करता है, बिल्कुल ठीक है। कोई भी आपका साइकोलॉजिकल एम्बिशन बना रखा है अपने दिमाग में कि मुझे ये लाइफ में करना ही करना है, तो उसको अचीव करने में हेल्प करता है, बिल्कुल ठीक है। COD तो बिल्कुल ठीक है। इट सेटिस्फाइज द पर्सन्स बायोलॉजिकल नीड्स, जो व्यक्ति की जैविक जरूरतें होती हैं उनको पूरा करने में भी ये मदद करता है। बायोलॉजिकल नीड्स कौन कौन सी होंगी, जैसे आपको फूड की जरूरत है, आपको घर की जरूरत है रहने के लिए, सेटिस्फेक्शन है ना आपको कि ठीक है भाई आपको खाने की जरूरत है, आपको पानी पीने की जरूरत है, तो इन चीजों के लिए हम एफर्ट्स करते हैं। तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी बायोलॉजिकल नीड्स भी पूरी हो रही है उससे। इट कीप्स अवे फ्रॉम अनप्लीजेंट, ये आपको दूर रखता है एक ऐसी सिचुएशन से जो आपको अच्छी नहीं लगती है, ठीक है भाई। ये गलत होगा यहाँ पर। मोटिवेशन की डेफिनेशन में आप ये नहीं ऐड कर सकते कि नहीं ये आपको एक अनप्लीजेंट सिचुएशन से दूर रखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कई बार आप स्ट्रेस भी लेते हैं, उस स्ट्रेस में भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन इन्वॉल्व होता है ना, कहते हैं थोड़ा सा स्ट्रेस जरूरी होता है कामयाब होने के लिए, तो वो भी एक चीज है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है लैंग्वेज ऑफ वर्ड इज नॉट नेसेसरी फॉर, यानी कि शब्द की भाषा आवश्यक नहीं है किस चीज में, कौन से थिंकिंग में। तो देखिए यहाँ पर जो है आपके सामने थिंकिंग के 4 रूप दिए गए हैं, कल्पनाशील सोच, विचारिक सोच, सहयोगी और अवधारणात्मक सोच। बेसिकली इंग्लिश में अगर पढ़े तो इमेजिनेटिव, कंसेप्चुअल, एसोसिएटिव एंड परसेप्चुअल। देखो इमेजिनेटिव थिंकिंग क्या होती है, बेसिकली जो आप इमेजिन कर सकते हो। इमेजिनेशन में आपको कुछ भी आ सकता है, मतलब ऐसी चीजें जो होती भी नहीं है रियल लाइफ में वो भी हम इमेजिन कर सकते हैं क्योंकि वो हमारे माइंड में होती है। ओके, कंसेप्चुअल का मतलब ये है कोई भी कंसेप्ट जब आप क्लियर करते हैं, बेसिकली आप अंडरस्टैंड करते हैं किसी भी चीज को, किसी चीज के कंसेप्ट को। मान लीजिए बॉटल का कंसेप्ट है या फिर मोबाइल फोन का कंसेप्ट है, इसको समझते हो, या फिर आप फ्रूट के कंसेप्ट को समझते हो, है ना, तो उनका पैटर्न्स, उसमें क्या क्या कनेक्शंस है, क्या एग्जांपल्स हैं उसके, इन सब चीजों को आप समझते हो, ये कंसेप्चुअल थिंकिंग होगी। तो यहाँ पर भी आपको लैंग्वेज की जरूरत होती है। उसके बाद है एसोसिएटिव थिंकिंग, जब आप किसी भी 2 आइडिया के बीच में, किसी भी 2 कंसेप्ट के बीच में एसोसिएशन बनाते हो उसको समझने के लिए, तो वो एसोसिएटिव थिंकिंग होती है ना। यहाँ पर भी हमें लैंग्वेज की जरूरत है। परसेप्चुअल का मतलब है जब भी आप किसी चीज को एक्सपीरियंस करते हो, है ना, और उस अपने सेंसेस के थ्रू एक्सपीरियंस करके उसको सीखने की कोशिश करते हो, तो वो भी परसेप्चुअल थिंकिंग होती है। अवधारणात्मक सोच, आप अवधारणाएं बना लेते हो, है ना, उसके लिए भी आपको वर्ड्स की जरूरत होती है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। जो इमेजिनेटिव थिंकिंग होती है वो बेसिकली आपके माइंड में चलती है। माइंड में आपकी ऐसी चीजें भी आ सकती हैं जो मतलब आप सोच रहे हैं, आपको वहां पर लैंग्वेज ऑफ वर्ड जो है वो जरूरी नहीं होगी। तो मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए जो है इमेजिनेटिव थिंकिंग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है प्रोबेबली द ग्रेटेस्ट सेटिस्फेक्शन इन टीचिंग, मतलब अगर हम देखें तो जो सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन होता है टीचिंग में वो क्या हो सकता है कि बच्चों के लिए आपके मन में प्यार है, प्यार की भावना है, और बच्चों के द्वारा भी है और आपके अंदर भी है उनके लिए। ए सेंस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीपल्स ग्रोथ, एक ऐसी मतलब एक भावना कि हमने किसी छात्र के विकास में योगदान दिया है। ए सेंस ऑफ सर्विस टू सोसाइटी, एक ऐसे सेंस कि हाँ भाई आपने सोसाइटी की बहुत हेल्प की है, आपने समाज सेवा की है। या फिर मॉनेटरी रिवॉर्ड एंड जॉब सिक्योरिटी। तो देखो भाई जो डी ऑप्शन है वो तो कभी चूज मत करना, है ना, ये भले ही आपकी एक्चुअल थिंकिंग हो इसके बारे में, लेकिन फिर भी हमें चूज नहीं करना है क्योंकि हमें ऑन पेपर जो है बहुत ही महान चीज दिखानी है, तो वही आपको चूज करनी है। ए फीलिंग ऑफ लव फॉर एंड बाय चिल्ड्रन, ए सेंस ऑफ, देखो लव तो घर में रिश्तेदार भी करते हैं ना, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन मतलब यहाँ पे प्रॉपर ग्रेटेस्ट सेटिस्फेक्शन पूछा टीचिंग करके आपको क्या सेटिस्फेक्शन मिल सकता है। अब बात है सर्विस टू सोसाइटी एंड सेंस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस टू पीपल्स ग्रोथ, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। सोसाइटी एक ब्रॉडर कंसेप्ट हो जाता है, लेकिन क्योंकि हम जमीनी स्तर पर जुड़े होते हैं बच्चों से, तो बच्चे के विकास में योगदान देना हमारे लिए ग्रेटेस्ट सेटिस्फेक्शन हो सकता है। ओके, सो दिस इज द राइट ऑप्शन। तो ये थे आपके 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन में से आपको कितने मिले जरूर बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में, है ना। और आपकी बाकी ईवीएस की क्लासेस जो है वो चलती रहेंगी। ईवीएस मुझे लगता है नेचुरल रिसोर्स आपको ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। मिनरल्स में बस एक पार्ट रहता है, वो भी मैं आपको जल्दी करा दूंगी, और उसके बाद हमारा जो है एक ही सेक्शन रहता है, बाकी हम सारा ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं, है ना।
तो ये भी एक अपने आप में अच्छी बात है कि आपकी ईवीएस की प्लेलिस्ट अगर आप जाकर देखेंगे, जो नए बच्चे जुड़े हैं, तो आप देखेंगे कि मैंने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर आपको पूरा केवीएस पीआरटी का कोर्स जो है ऑलमोस्ट मुझे लगता है 60 to 70% मैं कवर करा चुकी हूँ, उसको आप देख सकते हैं। फिर हम एमसीक्यू की सीरीज उसको स्टार्ट करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ। प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक माई चैनल। थैंक यू।